नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अड्डा में आपका स्वागत है। जहां आपको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सब्जेक्ट पर सारी जानकारियां दी जाएंगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इससे पहले अभी हम लास्ट वीडियोज़ में पढ़ चुके थे। अगर आपने अभी तक हमारी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं कि अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, तो लास्ट वीडियोज़ को पर भी विजिट कर लें। तो अभी तक हमने संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तुओं के बारे में जाना था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना किस तरीके से क्या चीज़ें बताती हैं। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, लोकतांत्रिक और गणतंत्र का भाव बताया गया है। और अब हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में न्याय, बंधुत्व, समानता, और इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ लेने वाले हैं। तो यहाँ पर न्याय के बारे में चर्चा की गई है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना पर न्याय को 3 चरणों में बताया गया है। कौन कौन से? सोशल यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से, और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन चीज़ों को हमारे मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर संरक्षित किया जाता है। और इनके बारे में जान लेते हैं अब कि ये 3 न्याय हमारे किस तरीके से हैं। तो सोशल जस्टिस, जो कि सामाजिक न्याय है, इसको यह बताता है कि हमारे समाज में सभी व्यक्तियों को, भारत के सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार है। बिना किसी लिंग, जाति भेद, धर्म, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन सभी को समानता का अधिकार मिलेगा। और इसके साथ साथ में ये भी बताया गया है कि किसी भी पर्टिकुलर विशेषाधिकार व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति या वर्ग को कोई भी विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे, इसकी अनुपस्थिति रहेगी। साथ ही साथ में जो कि पिछड़े वर्ग और महिलाएं हैं, उनको भी बराबरी में लाया जाएगा। इस तरीके से समान न्याय का प्रावधान यहाँ पर सोशल जस्टिस के तहत बताया गया है। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक जस्टिस, जिसको कहते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय इज डिनोट द नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये भी क्या है? बिना भेदभाव है के चीज़ें बताई गई हैं। इसमें संपत्ति, संपदा, इन सारी चीज़ों को असमानताएं दूर करने का भाव बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति असमानता नहीं रहेगी संपत्ति और सामान पे। यह राज्यों का कर्तव्य होगा कि ये सारी असमानताओं को दूर किया जाए। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस की, जो कि है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय यानी कि हर व्यक्ति को, जो कि भारत का है, उसको यह अधिकार होगा कि वह, चाहे वह निचले तबके का हो, चाहे वह ऊंचे किसी वर्ग का हो, बिना किसी भेदभाव के उसको यह चीज़ें देखी जाएंगी कि उसको सभी पूर्ण रूप से अधिकार होंगे कि वह किसी भी राजनीतिक अधिकारों के तहत किसी भी राजनीतिक संस्था में जा सकता है, अपनी आवाज़ उठा सकता है, अपनी बात रख सकता है और सरकार में भी शामिल हो सकता है। ये सारी चीज़ें अब हमारी ली कहाँ से गई हैं? तो द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन। हमारी ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? रशियन रिवॉल्यूशन से ली गई हैं। तो हमारे यहाँ पे पॉलिटी पढ़ते पढ़ते एक और चीज़ क्लियर हो गई, इंडियन पॉलिटी पढ़ते पढ़ते, कि रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था। हिस्टोरिकल फैक्ट हमको मिल गया यहाँ पर 1917 पर। ठीक है। और ये जो हमारा जस्टिस का, सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल जस्टिस का कॉन्सेप्ट लिया गया है, यह आइडियल कहाँ से लिया गया है? रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया। तो चलिए, इस तरीके से हमने जस्टिस के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं लाइबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता हमको किस तरीके से मिली है? स्वतंत्रता का मतलब है कि बिना किसी भेदभाव को, हम जान चुके हैं कि बिना किसी भेदभाव के किसी भी व्यक्ति को गतिविधियों पर रोक की अनुपस्थिति। हमारे भारत में अगर किसी व्यक्ति की कोई गतिविधि है तो उन पर कोई भी रोक टोक नहीं लगेगी, इस चीज़ की उनकी अनुपस्थिति रहेगी। और साथ ही साथ में अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि हर व्यक्ति को, जो भारत का हर व्यक्ति प्रस्तावना के तहत बोला गया है कि मौलिक अधिकारों के द्वारा हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है किस चीज़ की? अपने धर्म की, जाति की, विचार की और विश्वास की, उपासना के अधिकार है। और अगर ये चीज़ों पर किसी भी तरीके से हस्तक्षेप लगता है
और कोई इन चीज़ों का हनन करता है, इन अधिकारों का हनन करता है, तो व्यक्ति कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, वहाँ जाकर अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। लिबर्टी इज एलेबरेटेड इन द प्रियम्बल इज़ वेरी एसेंशियल। अब यहाँ पर बोला गया है, बड़ी अच्छे से बात की गई है कि लिबर्टी स्वतंत्रता दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके से अपने मन चाहे रूप से अपनी स्वतंत्रता को पालन कर सकते हैं कि आप कुछ भी आपको जो पसंद है वह कर सकते हैं। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस संविधान के अंतर्गत बोली गई हैं। और वह लिमिटेशंस क्या होंगी? वह लिमिटेशंस होंगी हमारी देश हित के अंतर्गत किए गए काम हमारे स्वतंत्रता के अंतर्गत आएंगे, और अगर वह किसी भी देश हित से अलग होते हुए दिखाई दिए तो वह स्वतंत्रता आपकी स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी, वह आपका अपराध माना जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लियर चीज़ें हमारी सारी बताई गई हैं। और यह आइडियल जो हमारा लिया गया है, यह जो अवधारणा ली गई है, यह अवधारणा लिबर्टी की, यह कहाँ से ली गई है? यह ली गई है हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो कि 1789 से 1799 तक चला था। इस तरीके से हमको क्या क्लियर हो गया? हमको लिबर्टी की भी पॉइंट क्लियर हो गया। फिर हम देखते हैं इक्वलिटी, जो कि समानता कहते हैं। तो समानता से हम क्या समझते हैं? सभी के बीच में समान अधिकार हो, समान अवसर का अधिकार हो, समान रोजगार हो, इस तरीके से बात की जाती है। तो द टर्म इक्वलिटी मीन्स द अब्सेंस ऑफ द सोशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोविजन ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर जो बात अभी कही है कि सभी को समानता का अवसर होगा, समान अवसर प्राप्त हो, और बिना किसी कहना चाहिए कि अब्सेंस ऑफ द स्पेशल प्रिविलेजेस, जैसे कि किसी विशेष वर्ग के अधिकारों, किसी भी विशेष वर्ग को स्पेशल अधिकार नहीं मिलने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ें मिल रही तो वह समान रूप से सभी समान व्यक्तियों को मिलनी चाहिए, यहाँ पर बात बोली गई है। द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, यह क्या संरक्षित करती है? संविधान की प्रस्तावना संरक्षित करती है सभी व्यक्तियों के स्थिति और अवसर को। इसको भी हमें 3 तरीके से बांटा गया है हमारे संविधान की समानता को, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से। द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑन द चैप्टर, यह अब हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी समानताएं किस तरीके से हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, यह है हमारी आर्टिकल 14 में। इसका मतलब है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। फिर हम देखते हैं प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, जाति धर्म भेद के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो, यह हमारे कहाँ पर मिलता है? यह हमारे अनुच्छेद 15 में संविधान के यह बात बताई गई है कि ये प्रोविज़न दिया है कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समान माना जाए, चाहे वह किसी भी जाति धर्म लिंग या जन्म स्थान से जुड़े हुए हों। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सभी को समान रोजगार का अवसर प्रदान हो। यह कहाँ पे हमें पता चलता है? यह हमारे आर्टिकल 16 में पता चलता है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बार बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीलिम्स का क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है आर्टिकल 17 की अनटचेबिलिटी। आर्टिकल रिलेटेड टू द अनटचेबिलिटी कौन सा है? तो वह है हमारा आर्टिकल 17 की अनटचेबिलिटी का बहिष्कार कहाँ पर बोला गया है? हमारा आर्टिकल 17 में बताया गया है। उपाधियों का बहिष्कार बोला गया है आर्टिकल 18 में। तो ये सारी चीज़ें हमें राइट टू इक्वलिटी में पता चलती हैं। देयर आर 2 प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सीक्स टू अचीव पॉलिटिकल इक्वलिटी। 1 नो पर्सन, अब यहाँ पर राजनीतिक समानताएं की बात की जा रही हैं। कौन कौन सी? पहली बात कर लेते हैं, नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। किसी भी जब कोई मतदान या मत का अधिकार होगा तो किसी भी व्यक्ति को इन चीज़ों से अवैध नहीं घोषित किया जा सकता या उसको पृथक नहीं किया जा सकता, चाहे वह किसी भी जाति धर्म भाषा का हो, वह किसी भी लिंग का हो, उसको इन आधारों पर मतदान से अवैध नहीं करार किया जा सकता है। ठीक है, यह कौन से आर्टिकल से पता चलता है? हमारा यह आर्टिकल 325 से पता चलता है। 2 इलेक्शंस टू
दूसरा क्या बोला गया है, इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। सभी को यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में शामिल होने का अधिकार है। यहाँ यह कौन से आर्टिकल पे पता चलता है, आर्टिकल 326 पे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सिक्योर टू मैन एंड वीमेन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूर बात है, हमारे देश को आज भी यह एक बड़ी दुविधा वाली और दुखद बात है कि कहीं पर पिछड़े तबके के लोग आज भी महिला और पुरुष पे अंतर समझते हैं और क्या बोलते हैं कि पुरुष प्रधान मानते हैं, बल्कि हमारे संविधान में ये चीज़ क्लियर बताई गई है, जिसकी नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 39 में यह बोला गया है कि जीवन यापन करने के लिए चाहे वह महिला हो या पुरुष और उसके काम के लिए दोनों लोगों को समान रोजगार और समान रोजगार के लिए समान अमाउंट या पैसा दिया जाएगा, समान व्यय दिया जाएगा। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा या कह सकते हैं इसको बंधुत्व। तो भाईचारे का भाव भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। तो फ्रेटर्निटी का मतलब तो समझ ही गए हम कि ब्रदरहुड, जिसको भाईचारा कहते हैं। तो ये हमें कहाँ से प्रमोट करती है, इसको हम कहाँ से पाते हैं, द फ्रेटर्निटी को हमको अगर प्रमोट करना है तो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बढ़िया उपाय इसके लिए दिया है, और यह है सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता। हमारे भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, जो कि यूएसए के नागरिकता और बाकी अदर कंट्रीज से भिन्न है। हमारे भारत में केवल एक नागरिकता का ही प्रावधान है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि 51 आर्टिकल 51A में है, इसमें यह कहता है कि यह हमारा मौलिक कर्तव्य भी है कि हम अपने जाति भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, जातीय आधार पर इन सारी चीज़ों के भेदों से ऊपर उठकर क्या करें, यह हमारा कर्तव्य बनता है कि इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर हम सौहार्द और प्रेम का भाव स्थापित करें और सभी मिलजुल कर भाईचारे के साथ में रहें। तभी जाकर हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता निर्मित हो सकती है। यह हमारे संविधान में ये सारी चीज़ें वर्णित हैं। द प्रियम्बल डिक्लेयर्स द फ्रेटर्निटी हैज़ टू एश्योर टू थिंग्स। संविधान की प्रस्तावना में जो फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, यह दो चीज़ें और हमें एश्योर करता है कि पहली बात तो व्यक्ति का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन यानी कि एकता। तभी एकता और अखंडता का भाव, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का भाव अगर होगा और सभी व्यक्तियों का सम्मान होगा तो सभी अपने आप ही भाईचारा होगा, और भाईचारा होकर रहेंगे तो क्या होगा, राष्ट्रीय अखंडता का भी भाव बना रहेगा। फिर बात करते हैं हम, द फ्रेज यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एम्ब्रेसेस बोथ द साइकोलॉजिकल एंड द टेरिटोरियल डायमेंशंस। अब यह जो हमारा राष्ट्रीय एकता और अखंडता का भाव बताया गया है, इसको भी दो तरीक़ों से क्लियर किया गया है संविधान में। मनोवैज्ञानिक रूप से कि अगर हमको मनोभाव रूप से भी हमको मिलजुल कर रहना है, और सीमाई रूप से भी, चाहे वह जो हमारा मैप में हम देखते हैं कि हमारा मैप, इंडिया का जो मैप है, वो है हमारा क्या कहलाता है, पूरा इंडिया कहलाता है। उसमें हम क्या पूरा भारत के नागरिक ही कहलाएंगे कि हम भारत के नागरिक, वह चाहे किसी भी क्षेत्र से हों, हम भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर दोनों तरीक़ों से हमारा फ्रेटर्निटी बताती है, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी इस्टेब्लिश की जाती है। और यही चीज़ हमें क्या देखने मिलती है, आर्टिकल 1 में देखने मिलती है कि हमारा जो इंडिया है ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, संघों का समूह है, जिसमें किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने क्षेत्र को भारत से अलग कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ में इसका उद्देश्य क्या है, फ्रेटर्निटी का और प्रियम्बल का उद्देश्य हमारा बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज़ को बताती है, और यह चीज़ क्लियर हमको पता चलता है कि ये सारी चीज़ों का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बचा के रखना उन बाधाओं से जो कि भाषाई आधार, जातीय आधार और
धार्मिकवाद के बीच में फंसकर राष्ट्रीय अखंडता को खंडित करने के प्रयास में लगी रहती है। तो इन सारी चीज़ों को ऊपर उठते हुए, इन सारी चीज़ों से परे होते हुए हमको राष्ट्रीय एकता का भाव रखने के लिए यह उद्देश्य जरूरी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना का महत्व। तो अभी हमने इतनी सारी चीज़ें जान ली हैं जिसमें प्रस्तावना का महत्व हमको पता चल चुका है। तो हम प्रस्तावना का महत्व जनरली बस पढ़ना है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को देख लिया है तो और आगे पूरा देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें और आप अच्छे से एक पॉलिटी का ब्यौरा ले सकें, पूरा अच्छे से डिटेल्ड एनालाइज कर पाएँ, ताकि आपको ये सारी चीज़ें न केवल प्रीलिम्स फैक्ट के लिए उपयोगी होंगी, बाकी यूपीएससी की डिटेल्ड एग्जाम्स के लिए भी, मेंस एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यह एम लक्ष्मीकांत सर की समराइज्ड बुक है, तो इसको ज़रूर पढ़ना पड़ता है और इसको डिटेल्ड में यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए आगे देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल। तो क्या महत्व है इसमें? मौलिक जो तत्व हैं, द प्रीएम्बल एम्बडीज द बेसिक फिलॉसफी एंड द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ पॉलिटिकल, मोरल एंड द रिलीजियस ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। क्या है यहाँ पर? प्रीएम्बल क्या है? प्रस्तावना एक आधार है, एक आदर्श तत्व है जिस पर मौलिक तत्व विद्यमान है। कौन कौन से? राजनैतिक, नैतिक और धार्मिक, इन सारी चीज़ों के संविधान का आधार क्या है? प्रस्तावना पर वर्णित है। इट कंटेन्स द ग्रांड एंड द नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड रिफ्लेक्ट द ड्रीम्स एंड द एस्पिरेशन ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है और देखने को मिलता है कि संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है कि यह एक बड़ी सोच और महान सोच जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों के द्वारा तैयार की गई थी, उसका हमें पता चलता है। और साथ ही साथ में उनका जो परिवर्तन और जो दूर की सोच थी, दूरगामी सोच थी, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर पता चलता है। प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पर यह हमेशा क्वेश्चनिंग रहती है कि क्या प्रीएम्बल जो प्रस्तावना है यह संविधान का भाग है या नहीं, क्योंकि जब भी आप कभी भी पढ़ेंगे तो कि कितने आर्टिकल से पूछा जाएगा तो लिखा रहेगा प्रीएम्बल, फिर आर्टिकल्स की नंबरिंग लिखी रहेगी, फिर शेड्यूल्स अलग लिखे रहेंगे और पार्ट्स अलग लिखे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों में हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है कि प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो संविधान का हिस्सा है या नहीं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक केस हुआ था बैरूवरी केस। बैरूवरी के यूनियन केस जो था 1960 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कहता है कि यह एक आधारभूत तत्व है जिसमें काफ़ी सारी जरूरी प्रावधान है जो संविधान को वर्णित करते हैं, जो संविधान की आधारशिला रखते हैं, और साथ ही साथ में संविधान को इसका की बोले था, क्या बोला था? चाबी, संविधान की चाबी बोला था। लेकिन इसके बावजूद भी क्या बोला गया? बैरूवरी केस में जो संविधान की प्रस्तावना को कह दिया गया कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है, यानी कि इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, इस पर कोई भी संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। पर केशवानंद भारती केस, अभी हम बहुत सारे केसेस की एक अलग से क्लासेस भी तैयार करेंगे, जिसमें आपको बैरूवरी केस, इंदिरा साहनी केस, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, ये सारे केसेस क्लियर हो जाएंगे। तो केशवानंद भारती केस में भी आपको, जो कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, जिसमें यह बात रखी गई कि सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, और बैरूवली केस की चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया गया। बैरूवली केस के जो फैसले थे उसको रिजेक्ट करते हुए क्या बोल दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का ही एक अभिन्न अंग है। साथ ही साथ में LIC इंडिया केस में भी, जो कि 1995 में हुआ था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा यही बोला कि यह संविधान का एक अभिन्न अंग है। और इस पर दो और बातें ध्यान देने योग्य है कि प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना ना ही विधायिका की ताकतों का स्रोत है और ना ही उनकी ताकतों पर कोई रोक लगाने का प्रावधान
प्रस्तावना पर है। इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, यानी कि जब यह हिस्सा तो है लेकिन यह क्या है, गैर न्याय की है। प्रस्तावना कोई भी गैर न्याय की है क्योंकि यह एक आदर्श है। यह महज एक क्या है, यह केवल आदर्श है जिस पर सिर्फ हम विचार करेंगे। आदर्श वाली चीज़ों पर कोई भी ऐसे न्याय या न्यायिक विमर्श नहीं किए जाते हैं। तो ये क्या है, गैर न्यायिक है। क्लियर है। फिर हम जानते हैं कि इसमें संशोधन हो सकते हैं या नहीं। यह क्वेश्चन भी है जो कि पूछ लिया जाता है। द क्वेश्चन एज टू वेदर कि आर्टिकल 368 क्या बोलता है। आर्टिकल 368 में बताया जाता है कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं संविधान पर। संविधान में संशोधन का प्रावधान हमें कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 368 से हमें संविधान के संशोधन की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो यह क्वेश्चन होता है कि प्रस्तावना में भी क्या संशोधन किए जा सकते हैं। और यह क्वेश्चन पहले फर्स्ट टाइम कब आया था, या केशवानंद भारती केस में यह क्वेश्चन अराइज हुआ था। तो फिर अब हम देखते हैं कि क्या हो सकते हैं संविधान में संशोधन कि नहीं, संविधान की प्रस्तावना संशोधन कि नहीं हो सकते हैं, जान लेते हैं। इट वॉज अर्ड दैट आर्टिकल 368 कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रॉय द डैमेज द बेसिक। बोले कि हाँ ठीक है, संविधान, अब हम अभी पहले पढ़ चुके हैं ना कि संविधान का हिस्सा है यह प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकते हैं, लेकिन क्लियर बताया गया है कि अगर यह किसी भी इसको आधार को और आदर्श तत्वों को बिना किसी छेड़छाड़ किए हुए, संविधान के जो भी आधारशिला है उसके बिना किसी छेड़छाड़ किए हुए अगर कोई संशोधन किए जा रहे हैं तो उस पर बेझिझक संशोधन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट however held the preamble is a part of constitution. The court stated that the opinion tendered by it in the Brewery in this regard was wrong and held the preamble can be amended subject to the condition that no amendment is done on to the basic features. बिना किसी आधार तत्वों में छेड़छाड़ किए हुए, आदर्श तत्वों में छेड़छाड़ किए हुए संविधान में संशोधन हो सकते हैं। यह किसने बताया, यह सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोल दी। अब आदर्श तत्व जो होंगे या आदर्श संरचना, आधार संरचनाएं होंगी, यह कौन निर्धारित करेगा, यह हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही निर्धारित करेगा कि आधार संरचना प्रीएम्बल की क्या होती है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में फिर दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, द कोर्ट हेल्ड द बेसिक एलिमेंट और द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज कंटेंट इन द प्रीएम्बल कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368। तो अभी फिर से वही बात दूसरे शब्दों में और क्लेरिफाई करके बताई गई है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन बिना किसी, जो भी उसके बेसिक एलिमेंट्स हैं प्रीएम्बल्स के और जो भी मौलिक तत्व हैं उन पर किसी भी चीज़ का छेड़छाड़ किए हुए, उनको बदले हुए यह संविधान के प्रस्तावना में संशोधन संभव है। अगर उनमें कोई भी छेड़छाड़ होती है, आधार तत्वों में छेड़छाड़ समझ में आती है, उनमें कोई बदलाव समझ में आता है, तो यह नकार दिया जाएगा, यह संशोधन नकार दिया जाएगा। और अब एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कि 42वां संविधान संशोधन हम देखते हैं जो जिसमें संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तो यह एक एग्जाम्पल है कि हाँ, संविधान की प्रस्तावना में भी, प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट हो सकता है। तो यहाँ तक आज हमने चर्चा की, और अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से आपके साथ साथ के और भी फ्रेंड सर्कल को, जिसको पॉलिटी पढ़ने में, समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, या जिसको एम लक्ष्मीकांत जी की बुक को प्रेफर करना पसंद है लेकिन वह बुक समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर मेरे द्वारा ये सारी चीज़ों की तैयारी बड़े अच्छे से करवाई जाएगी और बड़े इजी लेवल में ये सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में और देखते रहिए। चलिए, थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक ये सारी वीडियो पहुँचे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।